हेलो दोस्तों। तो ये बेसिकली यूपीएससी 2019 का पार्ट टू है। हम लोग यूपीएससी 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले हमने ऑलरेडी 15 क्वेश्चन तक किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होता है तो आप उस पर क्या लॉजिकल गेसिंग और क्या ट्रिक्स लगा करके उस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करेंगे ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यूपीएससी ने पूछा था कि विथ रेफरेंस टू मिया तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। एक तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि करेक्ट है कि नॉट करेक्ट है। ठीक है, जनरली यूपीएससी बोल्ड करके दे देता है नॉट करेक्ट, तो दिख जाता है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, मॉक टेस्ट ये सब अगर आप देते हैं तो उसमें बोल्ड करके नहीं दिया हुआ होता है, बट एग्जाम टाइम पे अगर आप ध्यान देंगे तो यूपीएससी में बोल्ड करके दिया रहता है, तो आपको दिक्कत नहीं होता ढूंढने के लिए। तो इसमें आपको देखना है कि क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट और क्या क्या नहीं है, हम लोग को नहीं है पहचानना है। अगर आप इसमें बी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर, तो यहाँ पे एक फैक्ट है, तो इस स्टेटमेंट का राइट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो आंसर तो ए ही होना चाहिए। बट फिर भी हम लोग बी सी डी पढ़ेंगे और ढूंढेंगे कि वहां पे कोई दूसरा फैक्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर आप बी पढ़ेंगे कि तानसेन कंपोज ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, बहुत पढ़ करके पॉजिटिव वाइब आएगा और बहुत जनरल स्टेटमेंट लगेगा आपको कि ठीक है, कंपोज करता होगा ध्रुपद। ठीक है, क्या ही है, अब मियाँ तानसेन के बारे में जानते हैं। ठीक है, म्यूजिक कंपोज और बहुत सारे राग वाग उन्होंने गाए थे, लिखे थे। ठीक है, तो ये पता रहता है नॉर्मली। ठीक है, तो कंपोज किया और ध्रुपद, बहुत जनरल वाइब आएगी आपको पढ़ करके, तो सेकंड स्टेटमेंट राइट है। थर्ड आपने पढ़ा कि तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रोन्स, ठीक है, ये भी बहुत बेसिक स्टेटमेंट है। ठीक है, फोर्थ पढ़ेंगे तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास। ठीक है, ऐसा यूपीएससी तो कोई डेफिनेटली कोई फैक्ट नहीं दे रहा ना कि 100 रागा या 200 रागा या 300 रागा, मेनी रागास, तो ठीक है, बहुत ये भी आपको पढ़ करके लगेगा कि ठीक है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है। बट पहला जब आप पढ़ेंगे कि तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर, तो पहला स्टेटमेंट में फैक्ट दिया हुआ है, एम्परर अकबर के बदले कोई और भी दे सकता है। ठीक है, इस बेसिकली फैक्ट को चेंज करना एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छा है। तो एग्जामिनर ने देखा होगा कि कोई और दिया, उसमें जानबूझ करके एम्परर अकबर डाल दिया एग्जामिनर ने। ठीक है, तो ए को जैसे आप एलिमिनेट करते आपको आंसर मिल जाता, मतलब कहने का मतलब है ए जो है वही आंसर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को नॉट करेक्ट पहचानना है, तो तानसेन जो है उसका टाइटल बेसिकली तानसेन को अकबर ने नहीं दिया था, वो महाराज विक्रमजीत थे ग्वालियर के। ठीक है, उन्होंने दिया था। तो ये जो पहला जो आपका बेसिकली ये स्टेटमेंट है, यही आपका आंसर होगा कि ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, ये ट्रिक से सॉल्व कर लेते। बी सी डी बहुत जनरल स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा जनरल स्टेटमेंट है, पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि ठीक है, होगा मेनी रागास, होगा कंपोज किया होगा सॉन्ग, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 17 यूपीएससी ने पूछा था कि हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड emphasis फ्रॉम illustrated manuscripts टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। अगर आपने थोड़ा भी ढंग से मेडाइवल हिस्ट्री ये सब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जहांगीर का पीरियड जो है, पेंटिंग्स के लिए जहांगीर बहुत जाना भी जाता था। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो हुमायूं के बारे में, हुमायूं के बारे में तो आपने ऐसे भी ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय तक आप देखेंगे कि रूल रहता भी नहीं हुमायूं का। ठीक है, शेरशाह सूरी वाला आपने पोर्शन पढ़ा होगा मेडाइवल हिस्ट्री में। तो अकबर भी नहीं है, शाहजहां भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये, कहने का ये मतलब अगर आपने थोड़ा भी आपको पेंटिंग्स वेंटिंग्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ऐसे भी आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स दो ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। ठीक है, जो जिसके ऊपर में आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना होता है। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। मान लीजिए इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा भी अगर आपको ज्योग्राफी का भी नॉलेज होना तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए होते हैं। बस अगर आपको इतना पता होना चाहिए था कि कौन सा नेशनल पार्क का लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, जैसे मानस नेशनल पार्क इट्स इन असम। ठीक है, नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में, न्योरा वैली वेस्ट बंगाल में, और वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में। ठीक है, तो मानस ये पूछ रहा है टेम्परेट अल्पाइन जोन। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, इंडिया का मैप अगर आप इमेजिन करेंगे तो टेम्परेट जोन कौन सा होगा, वो उत्तराखंड वाला जो रीजन है वो टेम्परेट एरिया में आएगा। नीचे जो इंडिया का ये पोर्शन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही एक पास कर रहा होता है, आप देखेंगे कि रांची से होते हुए वो वहां से पास हो रहा होता है झारखंड से। ठीक है, तो मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन है, ऊपर में आपको टेम्परेट रीजन देखने को मिलेगा, मतलब उत्तराखंड ये सब वाले रीजन है। तो आप सबसे पहले क्या एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस, न्योरा वैली नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं होगा, असम नहीं होगा, तो मानस भी गया। कंफ्यूजन होगा नामदाफा में और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में। पर नामदाफा जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है वहां पे आपको बेसिकली हर तरीके की क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो बस टेम्परेट अल्पाइन जोन अगर आपको कंप्लीटली देखने को मिलेगा, दैट दैट इज ये आपका वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में। ठीक है,
तो इसका आंसर नहीं भी अगर आपको पता होता, बस आपको इतना ही पता होता कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन का आप आंसर सही मार्क कर दिए होते और आपको डी आंसर मिल जाता कि इसका आंसर है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क विच इज इन उत्तराखंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा कि कौन सा नेशनल पार्क कंप्लीटली लाई करेगा टेम्परेट अल्पाइन जोन में, वो है आपका उत्तराखंड वाला रीजन, वो टेम्परेट वाले रीजन में जाएगा। ठीक है, वहां पे कौन सा नेशनल पार्क है, वहां पे है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो लोकेशन के बेसिस पे ही आप इस क्वेश्चन का मार्क कर लिए होते हैं आंसर, कहने का ये मतलब है। इसमें इसका मतलब ये थोड़ी कि अगले बार बैठ करके आप डीपली पढ़ेंगे मानस नेशनल पार्क के अंदर कौन सा क्लाइमेट आता है, ये सब नहीं होता है। जस्ट एक आपको एक आइडिया लेना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इसलिए बहुत इंटरलिंक्ड है। वो पोर्शन आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप एक बार प्रॉपर तरीके से उस रीजन को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे बाकी सब पोर्शंस के साथ में मिला करके। ठीक, ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। यूपीएससी ने पूछा था अटल इनोवेशन मिशन के बारे में कि अटल इनोवेशन मिशन जो है, एम जो है बेसिकली वो सेटअप किया गया है किसके अंडर में। इसका आंसर नीति आयोग है। ये क्वेश्चन डिस्कस करने जैसा भी नहीं है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। कोई भी रैंडम अगर आपने कोई भी मैगजीन भी उठा लिया होता, हर जगह ही दिया रहता है नीति आयोग के बारे में। ऐसे भी नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी के मेंस में भी यूपीएससी ने नीति आयोग के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कोई ट्रिक्स व्रिक्स नहीं लगेगा। फिर एक यूपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन 20 की ऑन 21 जून, तो सन क्या होता है, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑन एट द आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट एंटार्क्टिक सर्कल, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर और शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर आपने ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी, वो इक्विनॉक्सेस, सॉलिस्टिस, ये सब जितनी भी चीज़ें वो आपने ड्राइंग बना करके किया होगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको सॉल्व करते टाइम। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा आप पेन लेकर के वहीं पे मार्क करके आप थोड़ा डायग्राम बना करके देख लीजिएगा कि कब इक्विनॉक्स होता है, कब सॉलिस्टिस होता है, तो 21 जून के टाइम पे क्या होगा बेसिकली। तो इसका आंसर होगा कि जो सन होता है बेसिकली डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये एंटार्क्टिक नहीं होगा, आर्कटिक सर्कल और पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका होता है सॉल्व करने का कि आप थोड़ा सा डायग्राम बना करके उसी टाइम पे चेक कर लेंगे ना कि 21 जून को क्या हो रहा है, एक बार हम लोग देख लें वहां पे, तो ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाता है। इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, एग्जाम टाइम पे बस आप वहां पे पैनिक नहीं किए होंगे। ठीक है, वरना ये सब क्वेश्चंस को देख करके कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, तो ये बात पता होना चाहिए था। ये ज्योग्राफी का इजी क्वेश्चन था। ऐसे भी आजकल यूपीएससी ज्योग्राफी में ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो जो ओशन वाला चैप्टर्स हो गया, एल नीना, ला नीना, ये सब जो हो गया, ठीक है, ओशन करेंट्स के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो वो सब पोर्शन आपका वीक नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ये सब पढ़ने में, जो बीच वाले पोर्शन होते हैं, रैपिड वाटरफॉल्स, ये सब, तो ये सब पढ़ करके फायदा नहीं होता है। ठीक है, पीछे से स्टार्ट कीजिएगा, इसीलिए आप ये क्या कहते हैं एनसीईआरटी का पढ़ना, सॉइल्स, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। यूपीएससी ने पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वॉज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। तो न्यू वर्ल्ड क्या हो गया, न्यू वर्ल्ड बेसिकली आपका अमेरिका ये सब हो गया, और ओल्ड वर्ल्ड क्या हुआ आपका, ओल्ड वर्ल्ड हुआ आपका एशिया। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या है जो डोमेस्टिकेट किया था न्यू वर्ल्ड में और उसे इंट्रोड्यूस किया गया था ओल्ड वर्ल्ड में। अब इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक सीखने को मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जैसे ही आएगा मैं एग्जाम में सी और डी को एलिमिनेट करूंगा कि सी और डी आंसर कभी नहीं हो सकता। रीजन भी, ए और बी दोनों टोबैको से स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर आप ढंग से देखेंगे तो लास्ट में दोनों रबर से एंड हो रहे हैं। इसका मतलब मुझे इतना पता चल गया आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। यूपीएससी का आदत है दो सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट्स देगा, मैंने आपको हजारों बार बता दिया ये बात कि दो एकदम सेम तरीके के स्टेटमेंट देता है यूपीएससी, जिसमें एक आंसर होता है और एक आंसर नहीं होता है। ठीक है, वो दोनों में से ही एक आंसर होता है, ये बात पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है टोबैको, कोको और रबर। दूसरा यूपीएससी ने दिया है टोबैको, कॉटन और रबर। तो अगर आपको थोड़ा भी अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ठीक है यार, कोकोआ जो है वो आपको लगेगा भी कि एशिया में ये क्या कहते हैं डोमेस्टिकेट नहीं किया गया होगा। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस ही किया गया होगा न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड की तरफ में, तो थोड़ा फीलिंग आएगा आपको। ठीक है, कॉटन फिर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सोच करके आप मार्क करते हैं ए, टोबैको, कोको और रबर। और ऐसे भी रबर जो है वो आपका ब्राजील का नेटिव है। ये सब साउथ अमेरिका जो है वहीं पे बेसिकली टोबैको, कोको और रबर आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका ये सब में उसे डोमेस्टिकेट किया जाता था और बाद में फिर एशिया में उसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, टोबैको, कोको और रबर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि जो ब्राज़ील है उसी का मतलब नेटिव, आप देखेंगे कि रबर नेटिव ब्राज़ील का ही है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि एशियाटिक लायन जो है वो नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ठीक है,
डबल हैम्ड कैमल जो नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, और वन हॉर्न राइनोसोरस जो है वो नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में डबल हम्ड कैमल के बारे में भले आपने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, एशियाटिक लायन और वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा हर साल। मतलब ये ज्यादा, ये क्या कहते हैं, एनिमल्स ये सब के बारे में पढ़ना भी नहीं होता है। लायन हो गया, एशियाटिक लायन, चीता, एलिफेंट्स, राइनोसोरस, यही सब, डॉल्फिन्स, यही सब है जिसके ऊपर में यूपीएससी घुमा करके हर साल क्वेश्चन पूछते रहता है। तो ये जो 15-20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स है ना, इसके ऊपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप ढंग से देखेंगे कि एशियाटिक लायन जो है वो नेचुरल फाउंड इन इंडिया ओनली, ये स्टेटमेंट राइट है। आपने पढ़ा होगा गिर नेशनल पार्क गुजरात, वहीं पे पाया जाता है इनफैक्ट। तो एशियाटिक लायन जो है वो इंडिया में पाया था, वो भी टू बी प्रिसाइज गिर नेशनल पार्क गुजरात में। आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि कैनन डिस्टेम्पर करके एक डिजीज फैल गया था, जिसके कारण गिर नेशनल पार्क में टाइगर मर रहे थे। तो इसीलिए प्लान भी किया गया था कि उसे पूनो पालपुर नेशनल पार्क विच इज इन मध्य प्रदेश, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बट बाद में ऐसा होता नहीं। रीजन भी कि गवर्नमेंट को लेकर के इशू होने लगता है कि गुजरात गवर्नमेंट कहती है कि ये क्या कहते हैं, गिर नेशनल पार्क हमारा शान है, ठीक है, ये स्टेट एनिमल है बेसिकली, उसको लेकर के फिर थोड़ा सा कि हम लोग शिफ्ट नहीं करेंगे, ये इशू भी होता है। तो एशियाटिक लायन जो है नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, स्टेट राइट है। अब आपको पता है कि नहीं पता है डबल हम्ड कैमल के बारे में, बट थर्ड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में आपको पता होगा कि वो बस इंडिया में नहीं पाया जाता है, नेपाल वेपाल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। जैसे आप थर्ड को एलिमिनेट करते, या तो आंसर वन ओनली होता या तो आंसर टू ओनली होता। आपको पता है कि एशियाटिक लायन जो है वो नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली। अब टू के बारे में आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, यूपीएससी को कोई इंटरेस्ट नहीं है हम कैमल के बारे में जानने का, बट यूपीएससी को इंटरेस्ट था एशियाटिक लायन के बारे में जानने का, वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में जानने का। तो ये क्वेश्चन इजी था, रॉन्ग नहीं होने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो डबल हम्ड कैमल की बात की जाए तो वो बस नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली गलत है। ठीक है, आप देखेंगे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब वाले जो रीजन है ना, वहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये टू स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली, एशियाटिक लायन वाला पॉइंट। फिर यूपीएससी ने पूछा था पंधारपुर फेमस प्लेस है, उसको कौन सा रिवर बेसिकली आपको मैच करना है कि कौन सा रिवर वहाँ पे पाया जाता है। तो पंधारपुर चंद्रभागा, पता है चाहे नहीं पता है, मान लीजिए नहीं पता है, ठीक है। तिरुचिरापल्ली में कावेरी है कि नहीं ये भी नहीं पता है। हम्पी में मालप्रभा। अब देखिए विजयनगर एम्पायर यूपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है पूछने के लिए एग्जाम में। तो हम्पी जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम्पी से जो नदी क्रॉस होती है, जो वहाँ पे पाई जाती है, उसे वो तुंगाभद्रा नदी है। ठीक है, तो मालप्रभा नहीं होगा। ठीक है, तो पट्टादकल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पट्टादकल एक फेमस प्लेस है, वहां पे जो नदी बहती है दैट इज मालप्रभा। ठीक है, तो हम्पी के पास में जो रहती है वो है तुंगाभद्रा। तो आप जैसे थर्ड को एलिमिनेट करते हैं आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है वन एंड टू ओनली। ये पूरा यूपीएससी को इंटरेस्ट नहीं था पंधारपुर के बारे में जानने का, ना ही यूपीएससी को तिरुचिरापल्ली के बारे में इंटरेस्ट था। यूपीएससी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि विजयनगर एम्पायर तो आप पढ़ के आए हैं कि नहीं। एक ही साल का पेपर में 2 बार यूपीएससी ने विजयनगर के बारे में पूछ लिया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि 2019 का ही क्वेश्चन था, यूपीएससी ने विजयनगर एम्पायर के बारे में पूछा, और वापस ठीक उसी साल यूपीएससी ने एक और क्वेश्चन डाल दिया हम्पी का विजयनगर एम्पायर का। तो अगर आपको पता होता कि यहाँ पे तुंगाभद्रा नदी है तो ये तीन एलिमिनेट करते ही आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता वन एंड टू ओनली। और थोड़ा आपको फीलिंग आता भी है, अगर सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं ना तिरुचिरापल्ली, तो कावेरी रिवर हो, थोड़ा आपको फीलिंग आएगा भी कि साउथ में है, कावेरी रिवर है, तिरुचिरापल्ली के पास में बहनी चाहिए। तो ये सोचिए कि आप टू तक जाते कि हाँ चलो टू तो राइट है ही। तो जैसे आप देखते तो थ्री आंसर नहीं होता, डी भी कट जाता कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो गई होगा, ए या बी में से एक मार्क करते। पर सबसे बेस्ट यही था कि हम्पी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो जनरली पता होता है अगर आपने ढंग से विजयनगर में पढ़ा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड। जैसे आप एलिमिनेट करते हैं आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है इसका वन एंड टू ओनली। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर्स, बिकॉज कि पॉवर्टी लाइंस जो होता है कुछ स्टेट में ज़्यादा होता है और कुछ स्टेट में कम होता है। अब इस क्वेश्चन को देखते ही मैं सबसे पहले किसे एलिमिनेट करता, सी और डी को। क्यों एलिमिनेट करता, अभी मैंने आपको बताया। यूपीएससी 2 सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट्स देगा, ये दिमाग में घुसा लीजिए पॉइंट को। अभी तक में 24-25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उसमें 5-6 जगह मैंने आपको दिखा दिया सेम चीज। तो ये ट्रिक है, अब आप मानिए चाहे मत मानिए, 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 8 जगह ही लगने वाला है, कहने का ये मतलब है। तो ए और बी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए में क्या दिया, पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बी में क्या दिया, प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो या तो पॉवर्टी रेट वेरी करेगा या तो प्राइस लेवल वेरी करेगा। सी और डी तो मैं देखूंगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है, मतलब एक ग्लांस ले लूंगा, बट मुझे पता है कि सी और डी आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है कि पॉवर्टी लाइंस जो होता है वो कुछ स्टेट में ज़्यादा होता है और कुछ स्टेट में कम होता है। क्यों, क्योंकि प्राइस लेवल वेरी करता है ना, कि आंध्र प्रदेश में कोई सामान
20 रुपये का मिल रहा है, आप देखेंगे बंगाल में वो जा करके 18 या 19 रुपये का मिल रहा हो, ठीक है। तो प्राइस लेवल वेरी करते रहता है, ठीक है। और इनफैक्ट जो सैलरीज होती है, इनफैक्ट आप देखेंगे कि इसलिए वेरी भी करता है, ठीक है, कि अगर कुछ लेबरर्स हैं, ठीक है, तो उन्हें कोई दूसरे स्टेट में कुछ और पेमेंट मिल रहा होता है, ठीक है, और कोई दूसरे स्टेट में कुछ और पेमेंट मिल रहा होता है, तो ये वेरी करता है। तो ये इजी क्वेश्चन था, कहने का ये मतलब है। कंफ्यूजन आपको बेसिकली ए और बी में हुआ होगा, बहुत लोगों ने पॉवर्टी रेट्स भी मार्क कर दिया होगा कि पॉवर्टी रेट्स वेरी होता है। तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, अगर आपने पॉवर्टी रेट्स भी मार्क किया तो ठीक है, कोई गलत नहीं है, बट जनरली इसका प्राइस लेवल पता होना चाहिए कि प्राइस लेवल वेरी करता है। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ ये साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजल इनटू स्ट्रेटोस्फीयर। तो अब देखिए, इसमें आप ध्यान क्या देंगे कि बी सी डी तीनों रिड्यूसिंग से स्टार्ट हो रहा है, रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी, रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट और रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ए जो है वो बोल रहा है क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेट। इतना समझ में ही आ गया कि ए ऑप्शन होने वाले नहीं है, रिड्यूसिंग से ही आंसर स्टार्ट होने वाला है। ये ट्रिक्स है कि ए तो आंसर होगा ही नहीं, या तो रिड्यूसिंग बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा। अब साइरस क्लाउड के बारे में जनरली न्यूज व्यूज में था, ठीक है, पढ़ने के बाद में। अब बी को भी आप एलिमिनेट कर सकते थे कि रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन में साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक नहीं आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको थोड़ा भी दिक्कत हुआ होगा तो आपको सी और डी में हुआ होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगा कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन द अर्थ, ये होगा, ठीक है। अब साइरस क्लाउड के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कोई भी अगर आप मैगजीन पढ़ते हैं तो जिस साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था उस साल ये मैगजीन में भी दिया हुआ था, इनफैक्ट विजन एज के मैगजीन में भी कवर था ये पॉइंट कि साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक के बारे में। कि साइरस क्लाउड क्या होता है ना, साइरस क्लाउड बेसिकली हीट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हीट को ट्रैप करने के कारण जब हम लोग फिर उसे थिन करते हैं, मतलब बेसिकली ये सब सल्फेट एरोजल ये सब को बेसिकली इंजेक्ट करके जब उसे थिन किया जाता है, तो जो हीट ट्रैप्ड होती है ना वो स्पेस में स्केप होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, अर्थ कूल होने लगता है। तो उसके कारण क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होने लगती है। तो इसका आंसर इजी था, 25 का डी होगा, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो ठीक है, ये क्वेश्चन में इतना कुछ लॉजिक लगता नहीं, इसमें आप बस यही एक एलिमिनेट कर पाते कि ए ऑप्शन नहीं होगा, तीनों रिड्यूसिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट होगा। बी भी एलिमिनेट कर सकते थे, सी और डी में डाउट होता है, एक मारते। अब थोड़ा सा आइडिया होता तो आप इस क्वेश्चन को राइट कर लिए होते, कहने का ये मतलब है। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन। पढ़ा होगा आपने, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज है। अब इसमें भी आपको वो सेम ट्रिक देखने को मिलेगा, अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए बी और डी पढ़िए। बी में क्या दिया, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, डी में वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज। मतलब या तो ये टेक्नोलॉजी होगा, या तो ये टेक्नोलॉजी होगा, या तो आंसर बी होगा, या तो डी होगा। ये मान लीजिए कि दो स्टेटमेंट यूपीएससी में ऐसा आता है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो वेस्ट टू एनर्जी है, नॉर्मली आपने पढ़ा होगा पायरोलिसिस, प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ये सब के बारे में। वेस्ट टू एनर्जी के जितने मेथड्स है कि विदाउट ऑक्सीजन भी ये लोग बर्न कर देते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये सब मैगजीन वैगजीन में भी कवर होता है ये। तो इसका आंसर है वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये इजी क्वेश्चन था। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, कि अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या आता है। तो नैयर पेपारा शेंदिरुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, ये आता है। और KMTR ये आपका कलाकार मुंडातुरई टाइगर रिजर्व ये आता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन इन द सेंस क्योंकि 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व एकदम रटे हुए होने चाहिए, एकदम पता होना चाहिए एग्जैक्टली। अगले बार यूपीएससी कोई दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछ ले, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। साउथ वाले ऐसे भी जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है, नॉर्थ ईस्ट वाले बायोस्फीयर रिजर्व है, यूपीएससी को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सेसाश्चलम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछ ले, ठीक है, कहने का ये मतलब है। तो अच्छे से पढ़िएगा, ग्रेटर निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, वो अच्छे से पता होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। तो इसका आंसर नैयर पेपारा शेंदिरुनी है, कलाकर मुंडातुरई टाइगर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जब पढ़ रहे हो तो देखिएगा कि वहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर कुछ स्पीसीज पाए जाते हैं कि नहीं है, कौन कौन से स्टेट से वो गुजरता है, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में है, केरला में है, कर्नाटका में है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट से वो क्रॉस होता है। उस बायोस्फीयर रिजर्व के अगर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, तो जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, शायद इसी साल के पेपर में यूपीएससी ने पूछा था कि कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने बायोस्फीयर रिजर्व को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जी बायोस्फीयर रिजर्व तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, यूपीएससी में जो नेशनल पार्क्स यूपीएससी ने पास्ट ईयर में पूछा था उसके जो ऑप्शंस में नेशनल पार्क्स दिए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दिए हैं, ये सब के ऊपर में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, कहने का ये मतलब है। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हार्बीवोर्स
सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हार्बीवोर्स, सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हार्बीवोर्स और सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। चारों स्टेटमेंट पढ़ करके लगेगा पॉजिटिव स्टेटमेंट, जनरल वाइब आ रहा होगा, पॉजिटिव वाइब आ रहा होगा, कहने का ये मतलब है। तो इसका आंख बंद करके मार्क करते हैं ना 1 2 3 4, आपका स्टेटमेंट राइट होता है। और जनरली इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस में अगर ऑल ऑफ दी अबव हो रहा है, मतलब सारा स्टेटमेंट्स राइट हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारा का सारा स्टेटमेंट राइट होने का प्रोबेबिलिटी हाई होता भी है ऐसे भी। और ऐसे भी सम दिया हुआ है, तो ठीक है यार, कुछ स्पीसीज टर्टल्स के हार्बीवोरस होते होंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। कुछ स्पीसीज फिश के हार्बीवोरस होते होंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। मरीन मैमल्स के होते होंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। और कुछ स्नैक्स विविपेरस होते होंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसमें तीनों चारों स्टेटमेंट पढ़ कर बहुत पॉजिटिव वाइब आ रहा होगा, अंदर से वो दिल कह रहा होगा कि हाँ यार चारों राइट है, ठीक है। और अगर दिल कुछ कह रहा है कि मार्क कर दो, तो मार्क कर देना चाहिए, कहने का ये मतलब है। तो इसका आंसर डी होगा, सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट है इसमें। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, कि ब्लू फिन मशीर, ठीक है, नेचुरली कहाँ पाया जाता है, इरावती डॉल्फिन चंबल रिवर में, और रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स में। अब यूपीएससी को कोई इंटरेस्ट नहीं था रस्टी स्पॉटेड कैट के बारे में पूछने से, आप पूछने के लिए। ब्लू फिन मशीर के बारे में यूपीएससी जानना नहीं चाहता था। यूपीएससी बस एक चीज जानना चाहता था, इरावती डॉल्फिन के बारे में, कि आपको पता है कि वो चंबल रिवर में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। तो इरावती डॉल्फिन चिल्का रिवर में देखने को मिलती है, नेचुरली वहां पे पाई जाती है, चंबल नदी में नहीं पाई जाती है। डॉल्फिन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी मैंने आपको बताया। तो जितने भी डॉल्फिन्स है, इंडस डॉल्फिन के बारे में बात करूं, इरावती डॉल्फिन के बारे में बात करूं, गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ये सारे डॉल्फिन्स वाले टॉपिक्स आपके अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। तो इरावती डॉल्फिन, अगर आपने डॉल्फिन्स पढ़ा होता, ठीक है, जो कि आपने, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो आपने डॉल्फिन्स डेफिनेटली पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि इरावती डॉल्फिन जो चिल्का लेक में पाई जाती है, चंबल में नहीं पाई जाती है। ये सोचते ही जैसे ही आप 2 को काटते हैं, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है 1 and 3 ओनली। अब भले आपको ब्लू फिन मशीर के बारे में पता था कि नहीं पता था, कि कावेरी में पाई जाती है कि नहीं, या फिर रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है कि नहीं, पर ये स्टेट क्वेश्चन आपका राइट हो गया होता। जस्ट एक फैक्ट कि आपको पता था कि इरावती डॉल्फिन जो है वो चिल्का में, कहने का ये मतलब है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए था, कहने का ये मतलब है। फिर यूपीएससी ने पूछा था, व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबिट्स दैट आर रिलीज इनटू एनवायरनमेंट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए वापस इसमें सेम ट्रिक लगेगा। ए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम। बी में क्या दिया है, दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर। यार कंसिडर्ड इसमें भी है, कंसिडर्ड इसमें भी है, सी और डी में नहीं है। तो सबसे पहले मैं सी को एलिमिनेट करता है, डी को एलिमिनेट करता, या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा। अब माइक्रोबिट्स के बारे में नॉर्मली पता रहता है कि मरीन पॉल्यूशन भी करता है, ठीक है, मरीन इकोसिस्टम को पॉल्यूट करता है। तो बेसिकली दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सी और डी पढ़ेंगे, दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड एडल्ट्रेंट्स, ऑफन दिया हुआ भी है, तो डी देखने में आपको थोड़ा लगेगा कि यार फूड एडल्ट्रेंट्स का माइक्रोबिट से कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है, दूर दूर तक कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और सी अगर आप देखेंगे, दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड। अब माइक्रोबिट्स के बारे में ऐसे नॉर्मली पता होता है, ट्रिक्स के अकॉर्डिंगली भी जाएंगे तो आप सी और डी को सबसे पहले काटेंगे। तो कंसिडर्ड दोनों में है, तो मरून इकोसिस्टम होगा या तो कैंसर होगा, स्किन कैंसर। तो बी नहीं है, इसका आंसर ये। इजी क्वेश्चन था, आराम से डिड्यूस करके एग्जाम टाइम में मार्क किया जा सकता था। अभी तक 30 क्वेश्चन हमने किया, और वो 2 स्टेटमेंट वाले ट्रिक 30 में से मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन में मैंने अभी तक मैं आपको दिखा दिया है, और 10 में ट्रिक लग रहा है, कहने का ये मतलब है। तो ये ट्रिक दिमाग में होना चाहिए आपका, ठीक है, एग्जाम टाइम में 2 सिमिलर स्टेटमेंट्स पहचानना। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल, ठीक है, बिकॉज इट इज फाउंड टू बी ए सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। अब इसका आंसर यूपीएससी ने टेक्सटाइल फाइबर दिया था, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि इस क्वेश्चन को अब लोग 1000 तरीके के इसमें ट्रिक्स बना देंगे कि हिमालयन नेटल है, तो नेट से आप ये समझ सकते थे, नेट से आप वो समझ सकते थे। एग्जाम में ये सब दिमाग नहीं काम करता है, सिंपल सी बात है। 2 घंटे का पेपर में बहुत प्रेशर रहता है, वो 100 क्वेश्चंस करना उसी टाइम पे वो लगता है कि यार 100 क्वेश्चन कर ले, वही बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर एक क्वेश्चन में इतना सोचने लगे ना कि हिमालयन नेटल में ये लगेगा वो लगेगा, ये सोच करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो डेफिनेटली भी पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा एग्जाम में। तो 10-15 सेकंड में कुछ ऐसे अचानक से थॉट है तो करके फायदा है, वरना इसका आंसर टेक्सटाइल फाइबर है। ये सब तरीके के क्वेश्चन को स्किप करने में भलाई होती है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा। अब निमोनिक्स लगाइए या फिर इसे आप इटीमोलॉजी से सॉल्व कीजिए, 50 तरीके से तोड़ दीजिए, कुछ फायदा नहीं होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना ही होता है, अनलेस अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो, ठीक है। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि फॉर द मेजरमेंट या फिर एस्टिमेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस या फिर रिमोट सेंसिंग डेटा यूज। अब नॉर्मल सा बात है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। तो
क्या क्या चीज़ के लिए आप बेसिकली सैटेलाइट इमेजेस सेंसिंग डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, किया जाता होगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, अगेन ठीक है, बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, पढ़ के ही लग रहा होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड अगर आप पढ़ेंगे लैंड सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन, ये भी ठीक है। तीनों पढ़ने के बाद आपको बहुत पॉजिटिव वाइब आएगा, और मैंने आपको बताया वाइब पहचानना है। पॉजिटिव वाइब आ रहा है, साइंस सेंटर का क्वेश्चन है, आंख बंद करके ऑल ऑफ दी अबव मार्क करना है, राइट होगा। सारे के सारे स्टेटमेंट्स इसके राइट है, ठीक है। 1 2 and 3 इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव मार्क कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि विथ रेफरेंस टू द स्टेट्स मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ स्टेट, कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। इस क्वेश्चन का क्या बेसिकली ये सीखने की क्या बात है इस क्वेश्चन से कि स्टेट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है हर 2 साल पे आता है वो, और यूपीएससी हर 2 साल पे वो क्वेश्चन पूछता है, ये एकदम पता होना चाहिए। तो जब भी वो रिपोर्ट आए, ठीक है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बाई एनुअली आता है वो, बाई एनुअली आता है वो, तो हर 2 साल में आएगा रिपोर्ट, और हर 2 साल में बैठ करके उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, उस टाइम पे जो नया डेटा आएगा वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर यूपीएससी ने दिया था 3 2 4 1, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सजाना था। तो सबसे पहले आपका ये महाराष्ट्र आएगा, फिर आपका मध्य प्रदेश आएगा, फिर आपका उड़ीसा आएगा, फिर लास्ट में छत्तीसगढ़ आएगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट एग्जाम के पहले 2 दिन पहले पढ़ करके जाइएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए एग्जाम के टाइम पे। कौन सा स्टेट है, उसका फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है, परसेंटेज वाइज कितना है, ठीक है, एरिया वाइज कितना है, तो हर तरीके से आपको कंप्लीट करना होगा। कौन से स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया, कौन से स्टेट ने खराब परफॉर्म किया, ये सब जितना भी डेटा है वो आपको देखना होगा। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट, माइट ट्रिगर करता होगा, ठीक है, मे माइट कैन, ठीक है, कैन कुड, ये सब ऐसे भी, ये सारे जो जनरल वर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, वो बेसिकली राइट होते हैं, कहने का ये मतलब है। तो माइट दिया है तो ठीक है, होता होगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। फिर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर, कि आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है, अंडर द सी फ्लोर पाया जाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है तो फिर ये आपका क्वेश्चन राइट होगा, बट अगर आप इसे फैक्ट समझ करके इसे काट देंगे तो आप फिर मार्क करेंगे 1 and 3 ओनली, ठीक है, और इसके कारण फिर आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ये आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है, बात पता होना चाहिए। तो मीथेन, फिर थर्ड स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिया था कि मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर ए डिकेड और 2। तो पढ़ करके आपको लगेगा कि ठीक है, होता होगा, मीथेन इन एटमॉस्फेयर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा आफ्टर डिकेड और 2। तो तीनों पढ़ने के बाद आपको बहुत जनरल फीलिंग आएगा कि ठीक है, राइट है। दूसरा में एक फैक्ट दिया हुआ है, तो इसे आप काटते तो आप मार्क कर देते इसका आंसर 1 and 3 ओनली। मैंने भी यही किया था, इसका आंसर डी है, 1 2 and 3 ओनली, क्योंकि मुझे लगा आर्टिक की जगह यूपीएससी ने एंटार्क्टिक दे दिया होगा, मतलब एंटार्क्टिक होगा, यूपीएससी ने आर्टिक दिया है, ये सोच के मैंने 2 एलिमिनेट किया, तो मार्क किया था 1 and 3। बाद में पता चला कि इसका आंसर डी है, 1 2 and 3, ठीक है। तो ये सेकंड भी स्टेटमेंट भी राइट है, ये आपका आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है और अंडर द सी फ्लो पाया जाता है। अंडर द सी फ्लो मुझे पता था, आर्कटिक में मैं कंफ्यूज हो गया था, तो इसका आंसर है तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स राइट है। अब कहने का ये मतलब है कि ये सेकंड स्टेटमेंट में आर्टिक नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ट्रिक लगाना छोड़ देंगे। अभी तक ये 34 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन में शायद एक क्वेश्चन ये ऐसा हुआ होगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसा हुआ होगा जिसमें फैक्ट रॉन्ग है, बाकी तो हर क्वेश्चन में फैक्ट लग रहा है। कहने का मतलब समझ रहे होंगे जो कहना चाह रहा हूँ। तो अगर यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए 5 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होगा जिसमें ट्रिक काम नहीं कर रहा है, पर 90 क्वेश्चन में तो ट्रिक काम कर रहा है। हम प्रोबेबिलिटी के साथ जाएंगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में तो ट्रिक लग रहा है, तो ट्रिक तो हम लगाएंगे। बस 1 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, हम लोग का प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि वो 4 क्वेश्चन को लेकर के दिन भर सोचते रहेंगे कि यार उसमें ट्रिक क्यों नहीं लगा, उसमें लगना चाहिए था, क्यों नहीं लगा। अरे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो ट्रिक से थोड़ी सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला तो फोकस हम लोग का नॉलेज के ऊपर है ना, कि हमने जो पढ़ा है क्या हम उसे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि। ट्रिक इज अ सेकेंडरी थिंग। अगर हम लोग पहले नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व नहीं कर पाते तब ट्रिक्स पे मूव करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है 10 में से अगर 8 क्वेश्चन में भी ट्रिक लग रहा है, 2 में नहीं लग रहा है, तो स्टिल यू गाइस आर गेनिंग समथिंग, ठीक है। तो डरने की बात नहीं होती है, कहने का ये मतलब है। फिर यूपीएससी ने पूछा था एक क्वेश्चन की कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें से विच ऑफ द अबव आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास रेसिड्यू। अब कौन कौन सा क्रॉप बायोमास रेसिड्यू को बर्न करने से रिलीज होता होगा। अब बैठ करके थोड़ी एकदम देखते रहेंगे कि कौन सा रिलीज हो रहा है कौन सा नहीं रिलीज हो रहा है, तो सभी होता होगा। और यूपीएससी का ये आदत है
जानबूझ करके हर साल गैसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ से कुछ रिलीज होता है, हमेशा आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है उसमें। इसमें आंख बंद करके मार्क करते हैं 1 2 and 3 4, आंख बंद करके मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर राइट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता होगा, हाँ करता होगा। मीथेन करता है, ओजोन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। 0.00001% क्वांटिटी करता होगा, पर करता है ना। अब बैठ करके तो एकदम लाइट जला करके थोड़ी देख रहे हैं कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहने का ये मतलब है। एक्सपेरिमेंट वहां पे थोड़ी किया जा रहा है, चेक थोड़ी किया जा रहा है साइंटिफिक मेथड से एकदम कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहने का ये मतलब है। तो डी मार्क करते हैं आंख बंद करके, आपका राइट होता है ये स्टेटमेंट, कहने का वही बात है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं तक 35 तक ही रखते हैं इसमें। इसके बाद हम लोग 36 से पार्ट 3 में कवर करेंगे, ठीक है, 2019 का। कमेंट करके आप मुझे बताइए, कहने का ये मतलब है कि ये वीडियोस अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लग रहे हैं और लग रहा है कि एक्सप्लेन करने के कारण वीडियोस का लेंथ बढ़ जा रहा है, तो फिर मैं इस वीडियोस को शॉर्ट करके बताऊंगा, ठीक है। डिटेल में नहीं घुसूंगा कोई भी टॉपिक के ऊपर में, और जस्ट एक ट्रिक क्या लगी या क्या नहीं लगी और बोल करके आगे बढ़ जाऊंगा। मेरा बेसिकली एक्सप्लेन करने का ये पर्पस होता है ना कि बहुत बार ट्रिक्स के वीडियोस को देखने के चक्कर में हम टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पढ़ना भूल जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं चाहता हूँ कि आपको यही बता दूं, ताकि आपके एक तो बैक ऑफ द माइंड में भी रहे, और प्लस अगर आप नोट्स वोट्स बना रहे हो तो साथ ही साथ अपने नोट्स में उसे अपडेट भी कर ले, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग पार्ट 3 में मिलेंगे अब, ठीक है, और फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और बताइएगा आपको ट्रिक्स कैसे लग रहे हैं, आपको हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, ठीक है।